कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, एक ऐसे सम्राट की जिनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। सोचिए, इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे क्रूर विजेताओं में से एक अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली जो आज भी सबको हैरान कर देती है। तो अशोक की इस अनबिलीवेबल जर्नी को समझने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरू से पकड़ना होगा, मतलब उनके शुरुआती दिनों से। और ये देखना होगा कि कैसे वो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के सिंहासन तक पहुंचे। देखिए, अशोक को विरासत में कोई छोटा मोटा राज नहीं मिला था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार ने उन्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य सौंपा था, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। और अशोक इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार थे। अरे, सम्राट बनने से पहले ही उन्होंने अवंती की गवर्नर के तौर पर अपना लोहा मनवा लिया था। और एक मजेदार बात यह है कि अशोक की पहचान को समझना भी अपने आप में एक जासूसी के काम जैसा है। इतिहासकारों को कई टुकड़े जोड़ने पड़े। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं उन्हें सिर्फ अशोक कहा गया है, तो पुराणों में उनका नाम अशोकवर्धन मिलता है। और तो और भाब्रू शिलालेख में वो खुद को मगध का राजा बताते हैं। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उसे घटना पर जिसने अशोक की जिंदगी और उनके साम्राज्य का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये साल था 261 ईसा पूर्व, एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अपने शासन के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर हमला किया और जीत भी हासिल की। लेकिन ये कोई आम जीत नहीं थी। इस युद्ध में जो हुआ, उसकी कहानी वो खुद अपने 13वें शिलालेख में बताते हैं। कलिंग के युद्ध में जो तबाही हुई, जो विनाश हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें इतना गहरा पछतावा हुआ कि उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उन्होंने खुद इस बदलाव को कहा, भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाना, मतलब युद्ध के नगाड़ों की आवाज से शांति और धर्म की आवाज की तरफ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और इस टर्निंग पॉइंट के बाद अशोक ने लड़ाई और जीत की अपनी पूरी पॉलिसी ही छोड़ दी, हमेशा के लिए। और वो एक नए रास्ते पर चल पड़े, एक आध्यात्मिक रास्ते पर, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक पूरी जर्नी थी, एक प्रोसेस था। देखिए, पहले वो अपनी पुरानी मान्यताओं को मानते थे। फिर वो एक बौद्ध भिक्षु निग्रोध के उपदेशों से इंस्पायर हुए। उसके बाद उन्होंने उपगुप्त से दीक्षा ली और आखिर में अहरोरा शिलालेख में उन्होंने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अशोक के ये नए विचार सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने इसे अपने कामों से साबित भी किया। वो खुद कई जरूरी बौद्ध तीर्थ स्थलों पर गए, जैसे अपने शासन के 10वें साल में वो बोधगया पहुंचे और 20वें साल में लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि अशोक ने अपने धम्म के इस मैसेज को, इस फिलॉसफी को आम लोगों तक पहुंचाया कैसे? तरीका बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया, ताकि ये संदेश वक्त के साथ मिट न जाएं, हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं थीं, ये असल में ठोस नीतियां बनी। जैसे अपने पहले ही शिलालेख में उन्होंने जानवरों की बलि पर रोक लगा दी, और दूसरे शिलालेख में तो उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाने और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की। उनके शासन की नींव में दो बहुत बड़े आइडियाज थे। 11वें शिलालेख में वो बड़ों का सम्मान करने और दान देने की बात करते हैं, और 12वें शिलालेख में वो सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की बात करते हैं। सोचिए, उस जमाने में ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया रहा होगा। अशोक का विजन सिर्फ भारत तक ही नहीं था, वो ग्लोबल था। उन्होंने अपनी शांति के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे दूर दराज देशों में अपने दूत भेजे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इसी खास मिशन पर श्रीलंका भेजा था। तो आखिर में चलिए अशोक की लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी विरासत जिसका असर हजारों साल बाद आज भी हम महसूस कर सकते हैं। कलिंग शिलालेख में उन्होंने एक बात कही जो आज भी गूंजती है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक क्रांति थी।
इसने एक राजा और उसकी प्रजा के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से एक नया नजरिया दे दिया था। और उनकी विरासत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत तो आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में जो उन्होंने मशहूर सिंह स्तंभ बनवाया था, वही तो आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। तो अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो क्या चीज है जो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सत्ता को संघर्ष की जगह शांति का रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती है?